मनोहर के पिताजी ने मनोहर की बहन यानी अपनी बेटी को उसकी शादी में अपनी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में से 10 एकड़ ज़मीन दी थी। यह बात मनोहर को बहुत अच्छे से पता थी कि वह 10 एकड़ ज़मीन जो कि मनोहर के बहन की थी, उसकी शादी में उसके माता पिता द्वारा दिया गया था और वह ज़मीन मनोहर के बाकी ज़मीनों के साथ ही लगी हुई थी और मनोहर के बहन की शादी बगल के गांव में हुई थी। मनोहर और उसकी पत्नी को बहुत अच्छे से पता था कि वह ज़मीन उसकी बहन की है, जिसे उसके माता पिता ने उसकी शादी में उपहार के तौर पर दिया है। मनोहर की बहन ने कभी उस ज़मीन के बारे में कुछ नहीं सोचा और वह ज़मीन उसी तरह पड़ी हुई थी, क्योंकि मनोहर की बहन को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। काफ़ी सालों के बाद मनोहर की बहन को एक बार उस ज़मीन की ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि उसके पति की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी किडनी फेल हो गई थी और वह काफ़ी पैसे खर्च कर चुकी थी। उसके बच्चे भी अभी सेटल नहीं हुए थे, तो सारा खर्च मनोहर की बहन को ही देखना पड़ रहा था और घर में रखे पैसे निकलते जा रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने दहेज में मिली ज़मीन को बेच देगी, जिससे उसके पति का इलाज तो वह करवा ही पाएगी। मनोहर के बहनोई का एकमात्र इलाज किडनी ट्रांसप्लांट था, जिसमें बहुत पैसा लगने वाला था। मनोहर की बहन ने सोचा कि उसे तो ससुराल में ही रहना है, तो ससुराल की ज़मीन बेचने से अच्छा है कि वह दहेज में मिली ज़मीन को बेच दे, जो कि उसके मायके में थी, जिसका उपयोग कि शायद ही वह कभी कर पाती, और ससुराल की ज़मीन का तो उसे उपयोग करना ही था। इसलिए वह अपने मायके गई अपने हिस्से की ज़मीन बेचने के लिए, क्योंकि उसे पता था उस ज़मीन की इतनी कीमत तो मिल ही जाएगी कि उसके पति का इलाज हो जाता। लेकिन वहाँ पर तो उसे कुछ और ही मिला। मनोहर के माता पिता गुजर चुके थे और मनोहर और उसकी पत्नी ने बेईमानी से बहन के नाम की ज़मीन को अपने नाम पर करवा लिया था, जो कि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उसके पिता वह ज़मीन बहन को उपहार में दे चुके हैं। जब मनोहर की बहन अपने हिस्से की ज़मीन की बात करने आई, तो मनोहर और उसकी पत्नी बहन से लड़ने लगे और बोले, कौन सी ज़मीन, कैसा हिस्सा, वह तो पुश्तैनी ज़मीन है और ज़मीन बेटों की होती है, तुम्हें नहीं पता? मनोहर की बहन ने बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन वह ज़मीन तो पिताजी ने मुझे दहेज के रूप में दी थी, कोई हिस्सा नहीं दिया था, वह तो मेरे नाम पर थी, तुम उसे कैसे हड़प सकते हो? मनोहर की पत्नी ने बोला, पागल हो क्या, तुम्हारे पास ससुराल में कम ज़मीन है क्या जो मायके की ज़मीन हड़पने आई हो? हमारे सास ससुर तो पागल थे जो बेटी के नाम पर ज़मीन कर गए, और हम पागल नहीं हैं। जाओ अपने पति के इलाज के लिए अपने ससुराल की ज़मीन बेचो, मायके की ज़मीन पर नज़र क्यों डाल रही हो? मनोहर की बहन ने बोला, क्योंकि पिताजी ने वह ज़मीन मुझे दी थी जिस पर मेरा हक था मेरी शादी में, और उन्होंने मुझे दिया ही क्या था, यह बोलकर कि इतनी बड़ी ज़मीन तेरे नाम कर दी है और तुम लालची लोगों ने उसे भी हड़प लिया। लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए वह चुपचाप अपने घर चली गई। उसके पति के इलाज में घर में रखे सारे पैसे पहले ही खर्च हो चुके थे, इसलिए अब वह मजबूर थी अपनी ज़मीनों को बेचने के लिए। लेकिन उसके पति ने साफ मना कर दिया और बोला, देखो मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, सारे रखे हुए पैसे तो पहले ही मेरे इलाज में खर्च हो चुके हैं और अब तुम ज़मीनों को बेचने की बातें कर रही हो। तुम्हारे पिताजी ने दहेज में तुम्हें जो ज़मीन दी थी जिस पर कि तुम्हारा हक था, यदि वह तुम बेचती तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कभी भी वहाँ नहीं जाते, तो वह ज़मीन तो वैसे भी हमारे लिए बेकार थी। लेकिन यह ज़मीन तो हमारे बच्चों के काम की है और मैं अपनी बीमारी में उसे ख़त्म नहीं करना चाहता। अभी हमारे बच्चे सेटल नहीं हुए हैं, तुम्हारी भी सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, मैं आज हूँ कल ना रहूँ। लेकिन यदि ज़मीन रहेगी तो मुझे तुम्हारी और बच्चों की चिंता तो नहीं रहेगी, कम से कम तुम किसी के आगे मजबूर तो नहीं रहोगे। इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो, और अब बचे हुए पैसों को बर्बाद मत करो मेरी बीमारी के ऊपर। तुम्हारे लालची भाई भाभी ने तो तुम्हारे हक की ज़मीन को धोखे से अपने नाम करवा ली, कोई बात नहीं, हमारे पास जो है जितना है हम उसमें खुश हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें और पैसा अपने ऊपर बर्बाद नहीं करने दूंगा। चाहकर भी मनोहर की बहन अब कोई ज़मीन नहीं बेच पाई और एक दिन मनोहर का बहनोई इस दुनिया से चला गया। उस दिन मनोहर की बहन बहुत रोई कि यदि उसके भाई भाभी ने बेईमानी नहीं की होती तो शायद वह अपने पति का इलाज करवा पाती। जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, पर एक कोशिश तो वह कर ही सकती थी, जो कि अपने लालचे भाई भाभी की वजह से वह नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने उसका हक मार लिया था। उसके पिताजी ने जो कुछ उसे दिया था उसके भाई भाभी ने हड़प लिया था। मनोहर की बहन उस दिन दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसके दिल से उस दिन अपने भाई भाभी के लिए बद्दुआएं निकल रही थी।
खैर, समय बहुत बलवान होता है। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। हर कोई अपने अपने दुख से बाहर निकल चुका था और अपने अपने जीवन में व्यस्त था। मनोहर की बहन के भी बच्चों का शादी विवाह हो चुका था और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके थे। उधर मनोहर ने भी अपने दोनों लड़कों का अच्छा बिजनेस करवा दिया था और अपनी अपनी ज़िंदगी में वह दोनों भी सेटल हो चुके थे। रिश्ते फिर से एक बार सामान्य हो गए थे। पुरानी बातों को भूलकर मनोहर ने अपने बड़े बेटे की शादी की और बहू उनके घर में आ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मनोहर की एक पोती भी पैदा हो गई। मनोहर के बड़े बेटे की शादी को 2 वर्ष हो चुके थे। अब मनोहर और उसकी पत्नी छोटे बेटे की शादी करने की सोच रहे थे कि एकाएक घर में बहुत बड़ा तूफान आ गया। सारे विश्व में कोरोना महामारी बनकर फैला हुआ था और उसकी चपेट में मनोहर का बड़ा बेटा आ चुका था और बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और वह कोरोना की भेंट चढ़ गया। मनोहर के परिवार पर तो गाज गिर गई। 1 साल की छोटी सी बच्ची और पिता इस दुनिया से चला गया। पूरा परिवार बिखरने को आ गया था। बहुत मुश्किल से सबने खुद को संभाला था, लेकिन अपनी छोटी पोती का मुंह देखकर मनोहर और उसकी पत्नी बहुत रोते थे कि इसका क्या होगा। अब कोरोना महामारी लगभग थम चुकी थी। मनोहर और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे की शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी सोच रहे थे कि छोटा बेटा अपने परिवार में व्यस्त हो जाएगा तो मेरे बड़े बेटे के परिवार का क्या होगा, हम कितने दिन रहेंगे, उसके बीवी बच्चों को कौन देखेगा। इसलिए बहुत सोच विचार कर मनोहर ने अपने बड़ी बहू की शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी ताकि उसके बड़े बेटे की औलाद को पिता का प्यार भी मिल जाए और छोटे बेटे की शादी भी हो जाए। मनोहर को लगा कि चलो एक बार दोबारा हमारा परिवार बस जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोहर की बहन ने भी इस फैसले की तारीफ़ की और बोला, तुमने बहुत सही कदम उठाया है। एक औरत की ज़िंदगी संवार दी और उसकी बच्ची को पिता का प्यार भी दे दिया। और वह मन ही मन फिर सोच रही थी, काश यही संवेदनशीलता उस वक्त आई होती जब मुझे ज़रूरत थी। लेकिन बात यह है ना कि मैं तो औलाद नहीं थी, बहन थी। जो संवेदनशीलता अपनी औलाद के लिए होती है वह बहन के लिए कहाँ होती। खैर, मनोहर की बहन खुश थी मनोहर के इस फैसले से कि चलो किसी के बारे में तो उसने सोचा। और फिर सब कुछ दिनों के लिए ठीक ठाक चल रहा था और मनोहर के छोटे बेटे को भी एक बेटी प्राप्त हुई। मनोहर और उसकी पत्नी को लग रहा था कि बड़े बेटे की तो एक बेटी थी, छोटे बेटे को एक बेटा हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो एक बेटी हुई है, फिर बेटा भी हो जाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी है। यह सोचकर वह दोनों बहुत खुश थे। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रोड एक्सीडेंट में मनोहर का छोटा बेटा भी मौत के मुंह में चला गया और पूरे घर में भयानक तूफान आ गया। जिसने सुना वह अंदर तक काँप गया। यह कैसा न्याय है भगवान का। एक बेटे की औलाद हुई तो वह गुजर गया, दूसरे बेटे की औलाद हुई तो वह भी गुजर गया। मनोहर का तो खानदान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेटों को औलाद के रूप में बेटियां ही हुई हैं। मनोहर और उसकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था और मनोहर की बहू तो अपना सुध बुध ही खो बैठी थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या दोष है जो भगवान उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर रहा है। क्या होगा उसके बच्चों का। दोनों बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका था। बहू भी अभी कम उम्र की थी। मनोहर की अब कोई औलाद भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या करेगा वह इतनी संपत्ति का जो उसने इतने दिनों से जोड़ रखी थी। आज मनोहर ज़ोर ज़ोर से चीख कर बोल रहा था, यह सब कुछ मेरे कर्मों का ही फल है जो मेरी औलादें भुगत रही हैं। मनोहर और उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहे थे कि हमने अपनी बहन का हक मारा था। उसके पति मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था और हमने उसके हक की ज़मीन हड़प ली थी, उसे बेचने नहीं दी थी। उसका पति तड़प तड़प कर मर गया था और वह उसका इलाज नहीं करवा पाई थी। आज इसी किए की सज़ा हमें मिल रही है। उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह गलत है और ना ही हमें अपने बहन के दुख का अंदाज़ा हो रहा था। आज जब अपनी औलाद नहीं रही तो हमें अपने बहन के दुख का अंदाज़ा हो रहा है। बहुत गलत किया था हमने उसके साथ और भगवान ने हमारे किए की सज़ा हमें दे दी है, जिसे हमारे बहू और पोतियों को भुगतना पड़ रहा है। मनोहर की बहन भी वहीं बैठी थी और मनोहर की बातें सुनकर पुरानी बातें फिर से उसे एक एक करके याद आने लगी और उसे बार बार लग रहा था क्यों उसने अपने दुख में अपने भाई के परिवार के लिए बद्दुआ निकाली थी। क्यों नहीं अपनी भावनाओं को उस वक्त वह रोक पाई थी और अपने पति की मृत्यु पर अपने भाई को बद्दुआ दे दी। काश उसने उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया होता। मनोहर की बहन को बार बार ऐसा लग रहा था कि उसकी बद्दुआएं ही आज असर दिखा रही हैं और उसके भाई का पूरा परिवार बर्बाद होता जा रहा है। उधर मनोहर की पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोकर बोल रही थी,
कभी किसी हक की संपत्ति नहीं मारनी चाहिए। क्या करोगे ऐसी संपत्ति जमा करके जो तुम्हारे परिवार को ही उजाड़ दे, क्योंकि दूसरे का हक की संपत्ति कभी हजम नहीं होती। आज तक सुना था, आज हमने देख भी लिया। बहन की संपत्ति मारी थी, क्या बचा हमारे पास? कौन भोगेगा हमारी इतनी संपत्ति? लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि संपत्ति के लालच में कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं पछता कर भी क्या करूँगी। काश मैं पुराने दिन वापस ला पाती तो मैं सब कुछ ठीक कर देती। और मनोहर की पत्नी बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी।